चलिए दोस्तों, तो सुनते हैं आज कहानी हुक्मरानी शाह की में रिश्तों का भंवर 2। आज का चौथे भाग में सुनते हैं निक्कू की कहानी। निक्कू जब भागते हुए शीतल के पीछे कमरे में आई तब वह उसे रोते देख हैरान रह गई। उसे इस तरह रोते देख वह शीतल के पास दौड़कर नजदीक आते हुए घुटनों के बल बैठ गई और उसे संभालते हुए बोली, दी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? दी, प्लीज आप चुप हो जाइए। कुछ परेशानी है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप बताइए मुझे। शीतल सुबकते हुए कहने लगी, क्यों, तुझे भी तो उसी का साथ देना है तो तू जा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। वैसे भी सब तो उसी की सुनते हैं। निक्कू असमंजस में बोली, दी आप ये क्या बोल रही है? क्या हुआ है? आप कुछ बोलिए भी। कोई झगड़ा हुआ है क्या आप दोनों के बीच में, या कोई बहस हुई है? शीतल गुस्से से कहती है, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो शायद मैं माफ भी कर देती, पर उसने जो किया है वो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं करूंगी। ये जो कुछ भी हो रहा है उसके ही कर्मों का फल है। निक्कू हैरान से पूछती है, कर्मों का फल मतलब क्या है आपकी दी? आपका दी, किस बारे में आप बात कर रही है? निक्कू को पकड़ते हुए शीतल जोर जोर से रोने लगी। शीतल, वैसे ही रोते हुए, तुझे नहीं पता वो कितनी गिरी हुई है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसने मेरा सुख चैन सब छीन लिया, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा, अब बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ, जो बस सांस ले रहा है। ना कोई भावना, ना कोई एहसास है। इस वक्त शीतल की जो हालत थी वो देख कर तो किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ऐसा ही निकू के साथ हो रहा था। इस वक्त निकू का दिमाग पूरा सुन्न पड़ चुका था। वो क्या बोले, क्या समझाए, उसे इस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बहुत हिम्मत करके निकू ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, दी, दी सुनो ना दी, आप खुद को संभालो, प्लीज चुप हो जाओ। शीतल, मैं खुद को कैसे संभालूं? तू बता कैसे? जब कुछ कुछ सब कुछ खत्म हो गया है तब क्या संभालूं? दी, पर हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। शीतल निकू के दोनों हाथों को थामते हुए खींचते हुए बोली, तू जानना चाहती है तो सुन। उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। उसने माँ पापा से कहकर मेरी शादी उस वक्त करवाई जब शेखर यहाँ नहीं था, और इससे भी उसका मन नहीं भरा, बिल्कुल भी नहीं भरा। जब मैं शादी वाले दिन यहाँ से जाने वाली थी तो उसने मुझसे सबके बीच फंसा दिया। मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी, एक अनचाही शादी। जीती जी मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। ये बोलते हुए वो जमीन पर जा बैठी और आगे कहने लगी, मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसका, निक्कू, दी खुद को संभालो दी। वही दूसरी ओर वंदना को हल्की हल्दी के रस्म के लिए लेकर उसकी दोनों छोटी बहनें ले जाने आती है। किंजल, दीदी चलो, कब से आपको सब बुला रहे हैं। वैसे ये निक्कू दीदी और शीतल दीदी कहाँ है? वंदना हड़बड़ाते हुए कहती है, वो दोनों, उन दोनों को कुछ काम था, वो वही करने गए हैं। तू उनकी छोड़, अब चल वरना बड़ी माँ गुस्सा हो जाएगी। किंजल ने कहा, हाँ ठीक है चलो। वंदना ने कहा, हाँ चलो। शीतल ने कहा, जिसका छूना तक मुझे पसंद नहीं उसके आस पास होने से ही मुझे घुटन होती है। सोच तू मैं कैसे जी रही हूँ। शीतल की इन सब बातों को सुनकर निक्कू एकदम निशब्द हो गई। कुछ देर यूं ही कमरे में शांति रही। फिर एकदम से शीतल अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, पर तुझे पता जो उसने मेरे साथ किया, भगवान उसके साथ उससे भी बुरा कर रहा है। उसकी शादी हमारी कास्ट से बाहर हो रही है, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे हमसे कोई भी नहीं जानता। उसने मुझसे कहा था, शशिकांत हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे घर के लड़के दूसरे कास्ट में शादी नहीं करती। अब वो क्या करे? हा हा हा। अब सब देखेंगे कि वो कैसे किसी और के घर जाएगी। शीतल ने आगे कहा, तुझे पता है वो लड़का बहुत दूर रहता है यहाँ से। उसके साथ वहाँ जो भी होगा हम में से किसी को भी पता तक नहीं चलेगा। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा, मतलब सोच। अब चल बाहर, लगता है हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके जाने के बाद निक्कू एकदम से ही
जमीन पर जा बैठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो भी उसने सुना और देखा क्या वो सब सच है। कुछ देर बाद वो खुद को समझाते हुए बोली, नहीं, मुझे इस बारे में पहले वंदू से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता ये सब दी का वहम हो, वो वंदू को गलत समझ रही हो। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, पर इस हद तक नफरत की एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे। नो, दिस विल नॉट हैपन। आई हैव टू फिगर इट आउट। निकू कमरे से बाहर आ रही थी कि तभी उसे उसकी माँ मिल गई। निकू ने उन्हें देखकर कहा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? मिसेस शर्मा ने कहा, ये एजा का करा तारे सब केहू बहरी बा आ ए तय एजा। निकू, माँ, मैं वो दी से मिलन आई थी, बस। वैसे कुछ काम है क्या? ना, तय बहरी चल, हल्दी लगाओ जाता। माँ, चलो, मैं दी को लेकर आती हूँ। कोनो जरूरत नहीं के, किंजल पहल ही लेके चले गई बना। बस अब ले चल। ठीक है माँ, निक्कू हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। निक्कू के मन में इस वक्त जैसे सवालों का तूफान उठ रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि कब उसे वंदू से अकेले बात करने का मौका मिले। निक्कू जब अपनी माँ के साथ बाहर आंगन में आई तो उसने देखा कि हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। वंदू मंडप में बैठी है, औरतें उसे हल्दी लगा रही है। वही कुछ औरतें गाना गा रही है। सोने के कटोरवा में पिसल हल्दी, अम्मा लहे लहे, हल्दी लगावे चटकारा, अम्मा लहे। आज शुभ दिनवा के सोनवा लुटावे, अम्मा लहे। हल्दी लगावे भौजी, मटकी मारे भौजी, आज शुभ दिनवा के हल्दी लगावे। कार्यक्रम शुरू हुआ तो हर तरफ खुशी बिखरी हुई थी। इस इस बात से अनजान किसी के मन में तूफान चल रहा है। निकू भी सबके साथ खाना खाने के बाद कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर खाली आसमान देख रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कान किसी ने उसे पकड़ लिया। निकू ने चौंकते हुए पूछा, कौन है? पहचानो कौन है? प्यारी सी आवाज में एक लड़की बोली, जिसकी आवाज सुन निकू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। निकू ने कहा, ओ, तो तू है छुटकी, मुझे डराने आई है। खुशबू वंदना की सबसे छोटी बहन है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या दीदी, आप तो डरती ही नहीं? निक्कू चिढ़ाते हुए बोली। जा जा, तुझसे कौन डरेगा? खुशबू मुंह बनाते हुए बोली। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। निक्कू कान पकड़ते हुए उससे बोली, अच्छा बाबा, सॉरी, अगली बार से जरूर डरूंगी। खुशबू ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि कल आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप सुबह तैयार हो जाना, मैं अब जा रही हूँ, आप सो जाओ। निकू ने उसे रोकने के लिए कहा, अरे पर सुनो तो। खुशबू निकू के रोकने से पहले ही कमरे से बाहर चली गई। निकू को अचानक याद आया कि इन सब चक्करों में वो तो अपने रिश्ते वाली बात भूल ही गई थी। निकू खुद से बोली, कल सुबह मुझे तो दो काम करने हैं। पहला उस लड़के से मिलना है और दूसरा वंदू से बात करनी है, जो मैं आज नहीं कर पाई। यही सब थोड़ी देर सोचने के बाद वो सो जाती है। सिक्कर, राजस्थान। करीब रात के 1 बजे घने अंधेरे में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच एक काले रंग की गाड़ी खड़ी था, जिस पर एक लंबा चौड़ा आदमी बड़े ही आराम से गाड़ी की बोनट पर लेटा हुआ था। उसी सड़क पर ठीक दूसरी तरफ से एक ट्रक और उसके साथ कुछ गाड़ियां भी आ रही थी कि तभी उनकी नजर सामने लेटे हुए आदमी पर पड़ी, जिसे देख वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे। उनके हॉर्न का जब कोई भी असर नहीं हुआ तब उनमें से एक आदमी उनके ऊपर चिल्लाता हुआ बोला, अरे छोरे, तन्ने सुनाई कोनी दे रहा? मन्ने अट्ठी से जाना से रास्ता छोड़ मारा। आदमी ने कहा, तो जाना भाया मारे से क्यों बोला रे? तन्ने जाना से तू देख ले, पर मारे बस की कोनी, यो मारे सोने का वक्त है। तू इतना कह कर गाड़ी पर सो गया। आदमी एक आलस से भरी अंगड़ाई लेता है। ये देख सामने वाले के सारे लोग आग बबूला हो जाते। फिर उनमें से वही आदमी बोला, लागे से तन्ने थारी जिंदगी कोनी प्यारी, तभी तू मारा रास्ता रोक रहा से। मन्ने रोक के तू अपनी मौत ने बुला रहा से। आदमी गुरूर से मुस्कुराते हुए बोला, तो बुला ले, मन्ने भी देखना से कि वह देखे किस तरह के, क्योंकि मारा भी बच पड़
बचपन से बस ये एक ही सपना से कि मैं अपनी मौत ने के एक बार देख लूं। गुस्से में ट्रक वाला आदमी उस आदमी की तरफ बढ़ता है। उसके पास पहुंचकर वो जैसे ही उस पर बंदूक तानता है वैसे ही वो एक कदम से चारों तरफ लाइट जल जाती। वो सामने लेटे हुए आदमी को देखकर एक कदम से ही चौंक जाता है और उसके मुंह से एकदम से ही निकलता, ठाकुर सा। वंदना का क्या जवाब होगा निक्कू के सवालों का? कौन आ रहा है मिलने निक्कू से? क्या जवाब होगा निक्कू का रिश्ते का? कौन है ये ठाकुर सा? तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और हम आगे की कहानी सुनते हैं। तो क्या था वंदना का सच, ये भाग 5 में सुनते हैं। तो ठाकुर सा, गाड़ी पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर जैसे ही रोशनी पड़ी, ट्रक वाला आदमी और उसके बाकी के साथियों के होश ही उड़ गए। उन सब ने देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन सब ने यमराज ही देख लिया हो। उन सभी के पसीने छूट रहे थे। वो सब इतने डरे हुए थे कि डर के मारे वैसे ही जम गए। किसी की भी हिलना तो दूर, सांस भी लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आदमी जिसने आगे बढ़कर थोड़ी देर पहले बंदूक तानी थी, उसके हाथों से बंदूक, उसकी बंदूक डर के मारे गिर गई। वो बस आप घुटनों के बल जा बैठा। ठाकुर सा रोब के साथ बोला, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तू मन्ने मौत से मिलवा रहा से, अब यो मारे सामने घुटनों के बल के वास्ते बैठा से तू? साकेत साकेत ने कहा, मन्ने माफ कर दे ठाकुर सा, जे मैं अपने को नहीं पहचान सका। और थी बात रही मारी थारे सामने झुकने की, तो मन्ने अच्छे से पता से कि आप एकले कोनी आए, तो यो बात तो तय से कि आज हमारी मौत पक्की से। ठाकुर सा ने कहा, हुड़ हुआ घड़ा समझदार से तू। चल मैं तन्ने एक मौका दे दियो। मन्ने वा राठौड़ ने सारे काले कारनामे का सबूत चाहिए, जे तन्ने दे दियो तो मन्ने तन्ने जाने दू अट्ठे से वो भी जिंदा। साकित ने एकदम से कहा, मन्ने मरने से कोनी डर लागे है, और जे बात सही सबूत की तो मारा ईमान इतना सस्ता कोनी कि आप खरीद सको ठाकुर सा। यो बहस से अच्छा से कि आप मन्ने गोली मार दो। ठाकुर सा एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोले, घड़ा जल्दी में से तू। मरना तो तन्ने एक दिन से, पर आज कोनी। कर्मवीर के पीछे से आवाज आई, जी ठाकुर सा। रुद्र ने भी कहा, जी ठाकुर सा। कर्मवीर ठाकुर सा का बॉडीगार्ड है और रुद्र ठाकुर सा का छोटा भाई। रुद्र दिखने में काफी हद तक ठाकुर सा जैसा ही दिखता है, बस उम्र में 2 साल का अंतर है। एक भोए पर निशान, और ज्यादा कोई खास अंतर न से। अगर कोई ज्यादा ध्यान ना दे तो पहचानने में धोखा बड़े आराम से खा सकता है। ठाकुर सा ने कहा, इन सब ने ले जाओ और अच्छे तरिया से सब ने खातिर करो। कर्मवीर और रुद्र उन सब आदमियों को लेकर चले जाते। ठाकुर सा ने आगे कहा, धर्म यश, तुम दोनों यो सा ट्रक का माल ठिकाने लगा दो। धर्म ठाकुर सा का छोटा चचेरा भाई है। यश ठाकुर सा के बड़े भाई का बेटा, जो सेना में मेजर थे और एक लड़ाई में शहीद हो गए। तब से ठाकुर सा ही यश को पिता का प्यार दिया है। फिर ठाकुर सा अपनी गाड़ी लेकर उस ना खत्म होने वाली रेत की तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी तक एक रेत का टीला था, जहाँ उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी एक दरवाजा खोल कर वो जब बाहर आया, तब चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होठ, लंबी काली मूछें, लंबा और चौड़ा शरीर। वो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था, जो एक बार में ही किसी भी लड़की को लुभाने के लिए काफी था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह रेत पर लेट जाता है और उस चांद सितारों से भरी आसमान को निहारने लगता। तभी उसके बगल में एक लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, आकर लेट जाता। यह ऐश है। ठाकुर साहब बोले, तू अट्टी के करा से? मन्ने तो तन्ने धर्म के साथ जाने कहा से? यश बोला, वो हमें धर्म काकू सा ने भेज दिया। वो बोले, हम अभी छोटे हैं, वैसे काकू सा हमारे मन में एक सवाल है, क्या हम आपसे पूछे? ठाकुर साहब बोले, यश तन्ने घर जाना चाहिए छोरा। यश बोला, ठाकुर साहब बस एक सवाल,
ठाकुर साहब बोले, पूछ ले वरना तू मारा पीटा कौन ही छोड़ेगा। यश ने कहा, काकू साहब आप शादी के बाद क्या करेंगे? ठाकुर साहब कन्फ्यूजन में बोले, थारा मतलब के है कि मैं की करने वाला सू। यश अपनी बात को साफ करते हुए कहने लगा, मतलब ये कि आप शादी तो उस केस के लिए कर रहे हैं, पर शादी के बाद तो वो आपकी पत्नी ही होगी, फिर चाहे वो वजह हो, और तब भी आपने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी। ठाकुर साहब गुस्से में बोले, तने घर जाना चाहिए से छोरा, रात काफी हो गई है। पर ठाकुर साहब बोले, जा। यश ने मायूस होकर, ठीक है। ठाकुर साहब वैसे ही लेटे हुए मन में सोचते हुए, यो शादी बस मैं केस जीतने के लिए कर रहा सू, मन ने लुगाई की जरूरत कोनी, वापस एक समझौता से जो मन ने मजबूरी में करनी पड़ रही से, या से ज्यादा कुछ ना। वैसे भी मन ने किसी औरत की जरूरत कोनी मारी जिंदगी में, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता। रामपुर अगली सुबह। निक्कू सुबह सुबह ही उठकर तैयार हो जाती है और वंदू के कमरे की तरफ बढ़ जाती। उससे आज नीले रंग का अनारकली सूट पहन कर रखा है, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही है। उसे वंदू के कमरे की तरफ जाता देख किंजल निक्कू को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है दीदी, आज तो सुबह सुबह ही आप कहर ढा रही है। लगता है होने वाले जीजू को इम्प्रेस करने का पूरा प्लान बना रखा है। निक्कू ने उसका कान खींचते हुए कहा, चुप करिए, बता वंदू कहाँ है? किंजल ने दर्द से कराहते हुए मुंह लटका कर कहा, पर दीदी वो अपने कमरे में है। फिर किंजल वहां से चली जाती और निकू वंदू के कमरे की तरफ चली जाती है। जब निकू उसके कमरे में आई तो वंदू वहां नहीं थी। निकू खुद में बुदबुदाई, अब ये कहाँ चली गई? कल रात को भी बात नहीं हो पाई। मुझे इससे बात तो करनी है, कुछ भी करके वहां से जो जा रही है ती है की पीछे से आ रही वंदू से टकरा कर गिरने को हुई तो वंदू उसे पकड़ लेती है। वंदू निकू को संभालते हुए बोली, तू ठीक है? निकू ने कहा, हम, पर मुझे तुझसे बात नहीं करनी। वंदू ने कहा, जानती हूँ, इसीलिए मैं कल रात को तेरा इंतजार कर रही थी, पर तू आई नहीं। खैर छोड़, वैसे मैं तुझे बता तो दूंगी, पर क्या तू मेरी बात का भरोसा करेगी? निक्कू वंदू का हाथ पकड़ते हुए बोली, वंदू, हम बहने हैं तो मुझे तुझ पर भरोसा भला क्यों नहीं करूंगी? वंदू हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, तू बैठ, मैं बताती हूँ। निक्कू ने कहा, ठीक, पर सिर्फ सच। वंदू बोली, हाँ सच तो सच, ठीक है, सुन। तुझे पता है वो लड़का निहायत ही घटिया इंसान है। उस जैसे से तो मैं अपनी दुश्मन की भी शादी ना होने दूं। फिर वो तो मेरी अपनी बहन है। वो सिर्फ शीतल को धोखा दे रहा था, कोई शादी का इरादा नहीं था उसका, सिर्फ शीतल की भावनाओं के साथ खेल रहा था। इसलिए तो जब शीतल ने शादी की बात बताई तो उसने अर्जेंट में काम का बहाना बनाकर पीछे छोड़ दिया, और ये पागल उसके लिए अपनी शादी से भागने वाली थी। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा अपनी बहन की लाइफ बचाने के लिए वो मैंने किया, और मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पछतावा। और क्यों करूं मैं पछतावा? मैंने जो भी किया बिल्कुल सही था। निक्कू ने कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो तूने दी को क्यों नहीं बताया? उन्हें पता चलता तो वो खुद उससे दूर हो जाती। वंदू बोली, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? हजारों बार कोशिश की मैंने, हजारों बार, पर दीदी ने तो आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी थी। मिस्री, तू कुछ नहीं जानती, बचपन में हम दोनों भी दूसरों की तरह ही एक दूसरे पर जान देती थी, पर जब वो आया उसने हम दोनों बहनों के बीच कभी ना खत्म होने वाली खाई बना दी। मैंने तो शुरू से ही दीदी को समझा रही थी कि वो ठीक नहीं है, पर वो नहीं मानी। आखिरकार मेरे पास ही रास्ता बचा था, सो मैंने अपना लिया और बन गई बुरी शीतल के लिए। निक्कू ने कहा, वंदू तू शांत हो जा, मैं दी को समझाने की कोशिश करूंगी, तू चिंता मत कर। वंदू बोली, तू रहने दे, वरना तू भी खामखा मेरी तरह ही बुरी बन जाएगी। वैसे भी अब तो वो खुश है, मुझे और क्या चाहिए? निक्कू ने कहा, नहीं वंदू, वंदू दी खुश नहीं है,
वो कह रही थी कि उनका दम घुटता है उस शादी में, उन्हें जीजू पसंद नहीं है। वंदू ने कहा, वो बेवकूफ है, जीजू जैसा इंसान मिला है उसे, फिर वो खुश नहीं है। देख निक्कू, वक्त के साथ वो सब समझ जाएगी, तू कुछ मत कर। निक्कू फिर बोली, पर वंदू ने कहा, कुछ नहीं, तू बस अपना ख्याल रख, शीतल एक न एक दिन खुद समझ जाएगी। निक्कू उसके गले लग कर बोली कि ओके मेरी प्यारी दीदू, अब तू आराम कर, आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। वंदू हंसते हुए बोली, हम और तेरे लिए भी वो लड़का आता ही होगा। वो निक्कू बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू चल, तू चुप कर, तुझे मुझे झेलना किसी के बस की बात नहीं है। वंदू ने कहा, अच्छा जी, कोई ना कोई तो जरूर होगा। निक्कू बोली, देखेंगे अब जब आएगा तब, मैं जा रही हूँ। वंदू ने कहा, ठीक है भाई, अब मेरी जरूरत किसी से है, जा और जाकर तैयार हो जा बेचारे के होश उड़ाने के लिए। निक्कू बोली, कुछ भी हुए? वंदू उसे ऐसे चिढ़ते हुए मुस्कुरा देती है। तभी कमरे में खुशबू दौड़ कर और और हाफते हुए बोली, दीदी, ओ वो आपको देखने वाले लड़के आए हैं। जिसे सुन वंदू निक्कू को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, जीजू की उम्र तो बहुत लंबी है, अभी नाम लिया और अभी हाजिर हो गए। निक्कू ने कहा, कुछ भी मत बोल, मुझे टेंशन हो रही है यार, अब मैं क्या करूं। खुशबू ने कहा, दीदी टेंशन बाद में लेना, अभी चलो, बस सब बुला रहे हैं। निक्कू बोली, चल, अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसर से डरना क्या। वंदू, ऑल द बेस्ट मिस्री। निक्कू हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, निक्कू खुशबू के साथ आंगन में आई तो सामने ही लड़का और उसके घर वाले बैठे हुए थे। निक्कू सबको नमस्ते करके खड़ी हो गई। लड़के की माँ ने निक्कू को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। निक्कू की माँ से बोली, बहन जी, आपकी बेटी सच कहूँ तो गाय है, कितनी सीधी सादी, ऐसा लगता है कि एक बार बैठने के लिए बोलो तो बिना बोले उठेगी ही नहीं। निक्कू मन में बोली, मैं गाय जैसी कहाँ से दिख रही हूँ यार, चलो शुक्र है गाय ही बोला है, कुछ और नहीं। लड़के के पिता, भाग्यवान तुम तो रहने ही दो, बच्चों को साथ रहना है, वही एक दूसरे को पसंद करे तो अच्छा। फिर निक्कू के पापा की तरफ देख कर बोले, भाई साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं ना, अगर बच्चे अकेले में बात करे तो। मिस्टर शर्मा निक्कू की तरफ देखते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा भाई साहब, ठाकुर साहब को औरतों से क्या परेशानी, किस केस के लिए ठाकुर साहब शादी कर रहे हैं और किस से, क्या निक्कू का ये रिश्ता हो पाएगा, निक्कू का क्या फैसला होगा, जानने के लिए मेरे साथ आगे की कहानी सुनने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं।